अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। थैंक यू। आपकी अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चलाएंगे एक ऐसी शख्सियत पर जिन्होंने पिछले 50 साल से देश की राजनीति का हर रंग देखा है। देश के सबसे अनुभवी, सबसे सीनियर नेताओं में से एक ऐसे नेता जिन्होंने न जाने कितनों को कुर्सी पर बिठाया, न जाने कितनों को कुर्सी से उतारा। प्लीज वेलकम देश के सबसे सीनियर नेताओं में से एक, गुलाम नबी आजाद। और आपकी अदालत में आज़ाद साहब के लिए जज का चुनाव करना मुश्किल था। इतना लंबा अनुभव, 50 साल का पॉलिटिकल करियर। मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजनीति के एक अनुभवी नेता, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, आज के जज दिनेश त्रिवेदी को। और इससे पहले कि आपकी अदालत में इल्जामात, सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज दिनेश त्रिवेदी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत। और इससे पहले कि आज़ाद साहब पर आप पर इल्जाम लगे, एक नजर डालेंगे गुलाम नबी आजाद के पॉलिटिकल करियर पर। गुलाम नबी आजाद देश के सबसे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स में से एक हैं। गुलाम नबी आजाद ने 50 साल पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी। कश्मीर में कांग्रेस के ब्लॉक लेवल सेक्रेटरी के रूप में काम शुरू करने वाले गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में कई स्टेट लेवल पोजीशंस पर रहे। नेशनल लेवल पर इनकी पहचान बनी जब ये यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट बने। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन पर सबसे ज्यादा साल तक काम करने का रिकॉर्ड बनाया। करीब 35 साल तक गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड और वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे। ये वो वक्त था जब ज्यादातर टाइम केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। गुलाम नबी आजाद 1982 से 2014 तक कांग्रेस की जो भी सरकार बनी उसमें मिनिस्टर रहे। गुलाम नबी आजाद उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिन्हें पार्टी के चार प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकारों में मंत्री बनाया गया। गुलाम नबी आजाद 2005 से 2008 के दौरान जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे। इन्होंने 7 साल राज्यसभा में विरोधी दल के नेता की जिम्मेदारी भी संभाली। फिर अगस्त 2022 में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद आजकल चर्चा में हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी आजाद को लेकर। संजय गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के करीबी रहे गुलाम नबी आजाद आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का यह खास मुकदमा गुलाम नबी आजाद पर। आपकी अदालत में पहला इल्जाम। आपकी अदालत में देश के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक गुलाम नबी आजाद पर इल्जाम है कि ये बेवफा निकले। आजाद साहब, जब से आपकी किताब आई है, कांग्रेस के आपके पुरानी साथी कह रहे हैं कि किस्सा ये क्या हो गया, ए दोस्तू बेवफा हो गया। कोई कह रहा है वफा जिनसे की बेवफा हो गए। और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने आपके लिए एक शेर अर्ज किया है, गम इस बात का नहीं कि ये बेवफा हो गया, अफसोस इस बात का है क्या था क्या हो गया।
जो कहते हैं कि क्या से क्या हो गया, वही तो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, क्या से क्या हो गया। और मैं बेवफा नहीं हूँ बल्कि बावफा हूँ। बेवफा तो वो हैं कि जिनको सब कुछ नज़र भी आ रहा है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं है लीडरशिप को कहने कि सब कुछ बर्बाद हो चुका। वो बेवफा है जो अपने लीडर को धोखा दे, अपनी पार्टी को धोखा दें और उनको ये कहें, ये न कहने की जुर्रत हो और हिम्मत हो कि पार्टी तबाह बर्बाद हो गई है। ये पार्टी जो हिंदुस्तान की 34-35 स्टेटों में राज करती थी, पार्लियामेंट में एक वक्त 414 सीटें ली, वो 2 इलेक्शनों में 50-55 सीटें नहीं ले सकती हैं और लीडर अपोजिशन नहीं बना सकती हैं। वो बेवफा है, वो धोखा दे रहे हैं अपनी पार्टी को। सब कुछ जान के भी लीडर को कहते हैं, हिम्मत नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो। उनको आज़ाद साहब आपसे इस बात की शिकायत नहीं है कि आप कांग्रेस से लोग हो गए। उनका कहना यह है कि तुम राहुल को न चाहो तो कोई बात नहीं, मोदी को चाहोगे तो मुश्किल होगी। न हम मोदी जी को चाहते हैं और न हम राहुल जी को न चाहते हैं। सवाल गर्लफ्रेंड का नहीं है, बॉयफ्रेंड का नहीं है। सवाल हिंदुस्तान की राजनीति का है कि कौन सा कैप्टन इसको डुबाने की कोशिश कर रहा है और कौन सा कैप्टन इसको किनारे पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वहाँ मैं उसका धर्म नहीं देखूंगा, उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, उसका काम देखूंगा। इंदिरा गांधी थी, हाँ चलाते थे, राजीव गांधी थे, चलाते थे, नेहरू थे, चलाते थे, अपने देश को भी चलाते थे, दुनिया को भी चलाते थे। मिसेस गांधी को तो प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन पीछे से वो भी चलाती थी। लेकिन आज क्या बात कि पार्टी नहीं चलती। सिर्फ गाली देने से इंसान लीडर नहीं बनता। गाली देना भी राजनीति में सोफिस्टिकेटेड गाली चलती है, लेकिन स्ट्रीट लैंग्वेज नहीं चलती है। और वो भी कभी हुआ 24 घंटे नींद से उठ के आप किसी को गाली दोगे, सोने से पहले फिर गाली दोगे, इससे न देश बनेगी, न दुनिया बनेगी, न कोई पावर में आ सकता। आप कह रहे हैं कि राहुल जी शिप को डुबा रहे हैं और मोदी जी चला रहे हैं। इस वक्त तो वही हो रहा है। अब कैप्टन बनने के लिए अगर मोदी साहब 24/7 काम करते हैं तो उनको 24 मिनट्स भी तो काम करना पड़ेगा ना। 24 मिनट्स भी काम नहीं करोगे तो आप कैसे प्रधानमंत्री बनोगे। मेरी पूरी सहानुभूति राहुल गांधी के साथ। मैंने उनके बाप के साथ भी मंत्री रहा हूं और पार्टी में भी रहा उनके बाप के साथ। मैं उनकी दादी के साथ भी 32 साल की उम्र में मंत्री बना। उससे पहले यूथ कांग्रेस में 28-29 साल की उम्र में मैंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया। वो 20 घंटे काम करती थी। राजीव गांधी 20 घंटे काम करते थे। ये 20 मिनट क्यों नहीं करते? तो उन्होंने 20-20 घंटे किया तो प्रधानमंत्री बने। ये 20 मिनट में ही बनना, काम करके ही प्रधानमंत्री बनना चाहते तो नहीं है पॉसिबल। मैंने 20-20 घंटे काम किया। मैं आज भी 70+ हूँ, मैं 18 घंटे आज भी काम करता हूँ। नई पार्टी बनाई है, मैं 2 बजे तक बैठता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, सुबह फिर 6 बजे शुरू कर देता हूँ। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, वो कहते हैं कि इनकी पार्टी का नाम आज़ाद है, ये सिर्फ नाम के आज़ाद हैं, किताब का नाम आज़ाद रख लिया, लेकिन मोदी को गुलाम हो गए हैं। मैं गुलाम किसी का नहीं हूँ। ये सोचना ही गुलाम, ये सोचना ही कि किसी अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना, यही गुरूर की और गुलामी की निशानी। उनका कहना है कि ये जो किताब है ये आज़ाद साहब ने नहीं लिखी, ये मोदी जी ने लिखी है और ये किताब लिखी गई है कांग्रेस को डिमोलिश करने के लिए, उनका कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना पूरा करने के लिए। 2 चीज़ है। एक तो बड़ी खुशी की बात, अगर मोदी ने लिखी है तो कांग्रेस की तारीफ कर रहा है, फ्रीडम फाइटर्स की तारीफ कर रहा है, नेहरू की तारीफ कर रहा है, इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहा है उस बुक में,
राजीव गांधी की तारीफ कर रहा, सोनिया गांधी की तारीफ कर रहा। बहुत अच्छी बात है अगर मोदी ऐसा सोचते हैं और उन्होंने लिखी है, तब तो उनको बहुत खुश होना चाहिए। फिर उनको गिला है कि मोदी ने उनकी तारीफ क्यों नहीं की। उनको तो अब खुश होना चाहिए, उनके नाना दादी और बाप की तारीफ करता है। दूसरी बात, वो अपने कार्य से और न काम करने से वो मोदी जी को स्ट्रांग कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। मैं तो मोदी जी को कमजोर करने के लिए कहता था कि कांग्रेस में परिवर्तन लाओ, ब्लॉक लेवल पे इलेक्शन करो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन करो, स्टेट लेवल पे इलेक्शन करो, वर्किंग कमेटी पे इलेक्शन करो। यहां तो 26 साल से इलेक्शन ही नहीं हुए। अभी तो हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे इतने सीनियर लीडर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। नेशनल प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले ब्लॉक का इलेक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन होना चाहिए, स्टेट का इलेक्शन होना चाहिए, और वो लोग चुनेंगे। ब्लॉक का तो इलेक्शन किया नहीं, डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन नहीं किया, सीधे नेशनल प्रेसिडेंट का किया और वोटर लिस्ट के बगैर ही किया। कुछ को तो वोटर लिस्ट इलेक्शन खत्म होने तक नहीं देते, और कोई वोटर लिस्ट उस दिन फोन पे बताते हो ये कुछ तो हुआ, खड़गे जी अध्यक्ष कुछ भी नहीं हुआ। ये फिर पार्टी तो वो चलाएंगे ना। पार्टी किससे? पार्टी तो वो चलाते नहीं। अगर काश वो पार्टी चलाते तो बहुत अच्छा होता। वो भी पूछते हैं, मैं बेचारे की हमारे अच्छे मित्र हैं तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो उनका डाउनग्रेड करो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 26 साल से आप वर्किंग कमेटी, उसका इलेक्शन कब हुआ? 26 साल पहले, 97 में, पिछली सेंचुरी में, कलकत्ता सीताराम केसरी। 26 साल से हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इलेक्टेड वर्किंग कमेटी को प्रेसिडेंट हटा नहीं सकता, क्योंकि इलेक्टेड है। लेकिन इनको हर दूसरे दिन चेंज करना पड़ता है प्रेसिडेंट। इसने अगर कोई ज्यादा बोला, इसको हटा दो, उसकी जगह दूसरा लाओ। इसने जरा लेटर, गुलाम नबी आजाद जैसे आदमी ने लेटर लिखा, उसको हटाओ तो दूसरा बनाओ। तो ये कहां की डेमोक्रेसी है? तो कांग्रेस बनेगी कहां? तो इलेक्शन वर्किंग कमेटी का भी नहीं हुआ। और दूसरी बात, दुनिया के लिए इस आपके चैनल के द्वारा करोड़ों लोग देखते हैं, विधानसभा की 70% टिकटें तुम गलत आदमियों को देते हो। विधानसभा में भी, पार्लियामेंट में भी इलेक्शन टिकट बांटने वाली कमेटी जो है, इसको चेंज करो। वो करो जो आज राजनीति में एक्टिव हैं, जो आज कहेगा कि तमिलनाडु में ये काम करता है, ये नहीं करता है, ये सक्रिय है, ये नहीं है। जो बंगाल में कहेगा कि ये सक्रिय नहीं है ये। लेकिन जो 15 साल पहले खुद ही रिटायर हुआ राजनीति से और 26 साल पहले की बात करने वाला, वो टिकट बिछाएगा, तो आपको 40 सीटें नहीं आएंगी तो क्या आएंगी? और फिर भी आप मोदी से मुकाबला करना चाहते हो। तो इसमें मैं कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं कि वो धोखा दे रहे हैं? कांग्रेस को वो कमजोर कर रहे हैं कि मैं कमजोर कर रहा हूं? जो कहता ठीक करो, तो ठीक करने वाला बेवफा हो गया, भगोड़ा हो गया। और जो अंदर बैठ के तुम कांग्रेस को खत्म कर रहे हो, वो ठीक है। सब जानते हैं कि वर्किंग कमेटी का, इलेक्शन कमेटी का कोई मतलब नहीं है। ये सब राहुल जी तय कर देते हैं किसको टिकट देनी, किसको लड़ाना है, किसको बनाना है। हाँ, तो उसी से तो तबाही बर्बादी होगी, उसी से तो 40 सीटें पर पहुंच गए। अगर वर्किंग कमेटी डिसाइड करी, जो फील्ड में काम करते हैं वो अच्छे आपको नाम देंगे। लेकिन अगर एक आदमी दिल्ली बैठकर, जिसको पता ही नहीं है, वो टिकट देगा, तो 40 सीटें, कभी 20 भी आ जाएंगी। अब देखिए, दिग्विजय सिंह तो आपकी उम्र के हैं, उतने ही अनुभवी हैं कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस को डिमोलिश करना चाहते हैं, हमने तो उनकी नई पार्टी को डिमोलिश कर दिया। अंदर बैठकर वो भी यही कहते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी बड़ी कमजोर है उनकी, मेरी पूरी है। जब हमारे साथ बैठते हैं वो कहते हैं इस आदमी ने डुबो लिया। लेकिन इतने गट्स नहीं है हमारी तरह कि हम कह रहे हैं आप डुबो रहे। जब मेरे साथ 1 घंटा बैठेंगे हाँ कि डुबो रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए था, लेकिन हिम्मत भी तो होनी चाहिए। वो तो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे उनके साथ। चलने से क्या हुआ कि चलने से जो छवि थी पप्पू की, वो बदल के एक तपस्वी की हो गई। मैं उस नाम पर नहीं जाता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली के है। तो बड़ा बुरा लगता है कि जिस फैमिली के साथ हमारी इतनी एसोसिएशन हो,
उसकी निंदा करें, लेकिन हमने अंदर बैठकर जितना हमसे प्रयास हो सकता है वो किया। सुना नहीं। सुना नहीं। अब इसमें क्या है, या तो कोने में चुप करके बैठ जाओ, या एसिडिटी हो जाए। एसिडिटी टेंशन से होती है ना। हम जब ये कहते हैं ये हो सकता है, लेकिन कोई आदमी करता नहीं है, या आपको देखिए, सिंसियरली पार्टी चलानी है। मैं मुद्दे बताता हूं। मुद्दा है मोदी चोर है, अडानी चोर। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन एक दफा कहोगे ना आप, 2 दफा कहोगे, 4 दफा, 10 दफा, कि 9 साल कहोगे। 9 साल कौन इंसान इस देश में है जो एक ही मुद्दा कहेगा, उसके बगैर कुछ कहेगा नहीं? अरे हमारी करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे, इनके पास कोई जॉब नहीं है। ये प्रॉब्लम है आजाद साहब। वो कहते हैं सारे मोदी चोर हैं, आप एक भी मोदी को चोर नहीं कहते। वो कहें, मैंने कब कहा? आप क्यों नहीं कहते? लेकिन 9 साल तो नहीं कह सकते ना। इस देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं। 130 करोड़ की 10,000 करोड़ समस्याएं हैं, तो आपको 2 ही समस्याएं क्यों नजर आ रही? और वो आपकी समस्या है, वो अनएम्प्लॉयड यूथ की समस्या नहीं है, वो जिसकी क्या कहते हैं महंगाई है, वो उनका समस्या नहीं तो है। ये बात आपने उनको कही सामने मुंह पर? हम लोगों ने वर्किंग कमेटी में ये चीज पूछे कि आपका ये मुद्दा गलत है, और जो भी उनको कहेगा ये आपका मुद्दा गलत है, कहा तो मोदी के साथ हो। तो हम क्या ऐसे आदमी का क्या करोगे? आप किसी को सलाह दोगे और कहोगे नहीं आप मेरे दुश्मन से मिले हो, तो आप ठीक कैसे होगे? तो आप मोदी जी आपके लिए पार्लियामेंट में रोएं, सिसकिया बन जाएं, 12 मिनट आपकी तारीफ करें, तो ये तो कहा ही जाएगा कि आप मोदी से मिले हुए हैं। मैं दुआ करता हूं कि राहुल जी भी इस तरह का कोई काम करे कि इसके लिए मोदी जी रोएं। पहले आपको लगता था मोदी जी क्रूड हैं, बीवी बच्चे नहीं हैं, किसी की परवाह नहीं करते, लेकिन फिर आपका थिंकिंग बदली। देखो, मोदी जी को मैं 90 से जानता। जब ये जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, मैं भी जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल, अटल जी के ज़माने में, तब हमारा एनकाउंटर होता था। जैसे आज आपने बुलाया तो कभी वो सामने है, उनसे सवाल ये, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। फिर हम दोनों चीफ मिनिस्टर रहे, वो भी चीफ मिनिस्टर थे जम्मू, वो अपने स्टेट के, मैं अपने, तब संबंध रहे, लेकिन मैं इतने नज़दीक से नहीं जानता। फिर 7 साल में लीडर पोजीशन रहा, वो 7 साल प्रधानमंत्री, वो अभी भी प्रधानमंत्री, लेकिन ज़्यादा मिलना जुलना। लेकिन मीटिंग, हर सेशन में 2-3 मीटिंगें होती थी, उनमें उनका लिसनर बड़े थे, सुनते बैठते हैं सबकी भाषा। लेकिन मैं सोचता था बड़ा क्रूड है कई चीज़ों में। 7 साल मैंने इनके खिलाफ बहुत बोला एज लीडर अपोजिशन, आमने सामने, जैसे हम आमने सामने हैं, आमने सामने विरोध करना बड़ा मुश्किल होता है। तो 1 घंटा मैं हर भाषण में इनके आमने सामने कहता था आपकी ये पॉलिसी गलत है, ये पॉलिसी गलत है, ये अपना बेड़ा गर्क किया, ये किया। जो अच्छा भी करता था मैंने कभी नहीं बताया कि आपने अच्छा किया, शायद मेरी गलती थी, वरना राहुल गांधी मुझे पहले से ही कहते हैं कि ये बीजेपी वाले हैं। लेकिन जब मेरा पार्लियामेंट से रिटायरमेंट हो गया, मेरी अवधि खत्म होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वो भी मोदी जी की वजह से, वरना मैं अभी पार्लियामेंट में होता, तो उन्होंने मेरा नुकसान भी किया, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से चुन के आता था, वहाँ की विधानसभा राज्यसभा भेजती, तो वो विधानसभा उन्होंने भंग की है 4-5 साल से, 5-6 साल से, वहाँ गवर्नर रूल है, तो विधानसभा ही नहीं थी, तो मुझे कौन चुनता? तो ये आपकी बेवफाई का सबूत है। तो ये नाराजगी मेरी थी, और उस गवर्नर रूल को हटा के विधानसभा करने की भी मेरी बड़ी कोशिश थी ताकि हम पार्लियामेंट में आए। तो मेरा गुस्सा तो बराबर उन पर जारी था, उनका गुस्सा भी स्वाभाविक होना चाहिए था कि मैं 7 साल उनका विरोध किया। लेकिन जब उन्होंने भाषण किया, अलविदाई भाषण, तो मेरा दृष्टिकोण बदल गया कि ये आदमी क्रूड हो सकता, इसकी और हमारी विचारधारा मिलती नहीं है,
शायद इनकी विचारधारा से देश में नुकसान हो रहा, लेकिन जब उन्होंने भाषण शुरू किया तो मुझे मोदी जी का दूसरा चेहरा भी नजर आया, एक स्टेट्समैन का। प्राइम मिनिस्टर कई चीजें गलती करता है, ये नहीं मैं कहूंगा, मैंने अपने बुक में भी लिखी है क्या क्या गलतियां उनमें, लेकिन ये कहना कि मेहनत नहीं करता है वो कहना बेवकूफ़ी होगा। इट्स ए वेरी हार्ड वर्क। लेकिन जिस तरह से वो रोए और एक ऐसे दृश्य को दोबारा मेरे सामने लाया जिसमें वो भी रोए और मैं भी रोया। उसने क्यों रोया? असली ये मेरी जुदाई थी नहीं थी या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मामला नहीं था, एक इंसानियत पर रोए। क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री था तो गुजरात की एक बस गुजराती पैसेंजर लेकर टूरिस्ट बस कश्मीर आई थी और सुबह सुबह ही मुझे सीआईडी ने बताया ये गुजरात की पैसेंजर की बस थी और उस पर हमला हो गया ग्रेनेड से और कुछ लोग मर गए और कुछ लोग जख्मी हैं। तो मेरे पास जो कपड़े उस वक्त में तैयार, नाश्ता मैंने किया था, सीधे पहुंच गया, साइड पे पहुंचा। मैंने लाशें देखी, मैंने टुकड़े देखे, मैंने बच्चे रोते। अब सब जब जाओगे तो चीफ मिनिस्टर आए तो वो बच्चे मेरे टांगों में, हमारा बाप मर गया, हमारी माँ मर गई, उनकी फैमिली मेंबर। तो मैं बेबाहर रोया जोर से, चिल्लाते चिल्लाते। इसी बीच मोदी जी गुजरात चीफ मिनिस्टर थे, उनका फोन आया। तो शाम को जब मैं अलविदा करना एयरपोर्ट पे गया, सी ऑफ करने गया इन डेड बॉडीज को, तो जहाज में फिर पकड़ लिया इन लोगों ने। गाली नहीं दी थी, पकड़े और रोए मेरे टांगे पकड़ पकड़ कर, औरतें भी और बच्चे भी। मैं फिर रोया, फिर में सीएम का फोन आया तो मैंने रोते रोते ही उनसे बात की। तो वो जो यहां नेशनल लेवल पे थोड़ा आया, लेकिन गुजरात में उसको बहुत लोगों ने दिखाया हमें रोते रोते, क्योंकि वो मरने वाले गुजरात के लोग थे। गुजरात के थे। और वो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लोग गुजरात के थे और चीफ मिनिस्टर रो रहा जैसे इनके परिवार का कोई आदमी मर रहा, तो इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं। तो वो चौक हो गए। और फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर के बाद मैं बोला, मैं सबसे लास्ट में बोला जब बहुत सभी लीडर बोले, सभी नेता, तो मैं भी उसी दृश्य को बयान कर रहा था तो मैं खुद चौक हो गया। तो उस एक वाक़ा को बयान करने पर प्राइम मिनिस्टर भी रोए, मैं भी रोया। और मुझे अफसोस है कि उस चीज को ये पॉलिटिकल करते हैं। इन्होंने तो पूछा भी नहीं एक दफा, आप चीफ मिनिस्टर हो तो कौन मरा गुजरात का, कैसे मरा, आज तक नहीं पूछा। ये तो उसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि इनकी वफादारी मोदी जी से है। राहुल गांधी को लोकसभा की मेंबरशिप गई, 2 दिन के अंदर उनसे मकान खाली करवा लिया। आज़ाद साहब 2 साल से एमपी नहीं है, वो अपने मकान में रह रहे हैं। यूक्रेन जाएं जरा, 4 साल बैठें उन बंदूकों के बीच में, जैसे हम पंजाब गए थे या कश्मीर में गए थे, और उनकी जानें बचाएं। उधर से आके मोदी अपना बंगला खाली करके उनको दे देगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठो करशा। हम इतनी ये 16 दफ़ा मिलिटेंटों के अटैक से एज चीफ मिनिस्टर बचे हैं, 25-26 दफ़ा एज जनरल सेक्रेटरी पंजाब में बचे हैं, 40 दफ़ा बचे हैं। तो उसको कौन प्राइम मिनिस्टर मकान नहीं देगा? और मैं मकान का किराया देता हूँ, मकान का भी, बिजली का भी, पानी का, मुफ्त नहीं रखता हूँ। नहीं, देखिए, आप पर जितना खतरा है उसको मैं जानता हूँ, उसके हिसाब से आपको मकान देना गलत नहीं है। वो कह रहे हैं कि इनसे क्यों खाली करवाया? अब इनसे इन पर भी खतरा है। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब 24 घंटे गालियां दोगे तो वो भी तो जरा खुजली करेंगे। कांग्रेस छोड़ने वाले आप अकेले नहीं हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने छोड़ा, उनका फायदा हुआ, वो मुख्यमंत्री बन गए, मिस्टर सिंधिया कैबिनेट मिनिस्टर बने, बहुत सारे 1 दर्जन 2 दर्जन के करीब लोग। और ये तो वो लोग थे, सिंधिया जी का खास तौर पर हम इनको देखते थे पार्लियामेंट में, साफ दिखता था वही सबसे ज्यादा हंसी मजाक करते थे राहुल गांधी से, हर वक्त उनसे बातें करते रहते। दूसरे हमारे यूपी के एक्स यूनियन मिनिस्टर, वो भी इनके क्लोज थे। जितिन प्रसाद भी क्लोज थे, वो बीजेपी के मंत्री हैं।
दूसरी सुष्मिता थी, उसको भी एमपी बनाया था, वो भी इनकी हम उम्र है, इनकी छोटी उम्र, महिला कांग्रेस की नेशनल प्रेसिडेंट, वो चली गई टीएमसी में एमपी बन गई। तो इनके तो सब यूथ वाले ही छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इनके स्वभाव से। हिमंता की कहानी तो हमने सुनी है, वो मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, मुझसे बात नहीं की। हिमंता की तो कहानी मैंने इसमें लिखी है, क्योंकि मिसेस गांधी ने मेरे को ही भेजा था यहाँ कि देखो बहुमत हेमंता का है, या तब मैं लीडर पोस्ट था, श्रीनगर से मुझे बुलाया कि यहाँ विवाद हो रहा है। उसने वोट ऑफ हेमंता ने सीएम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया, तो आप करो इसका इलेक्शन करो। तो मैंने ही अपने घर में, दिल्ली के घर में हेमंता को बुलाया, उसके साथ 45 एमएलए थे, सीएम को बुलाया, उसके साथ 7 एमएलए थे। और मिसेस गांधी ने कहा कि जाओ, इसकी जिसके पास 45 उसको चुनो लीडर। मैं जा रहा था सुबह, शाम को राहुल गांधी का फोन आया कि आप नहीं जा रहे हैं, सुबह मुझे मिलिए। सुबह मिलने गया तो सीएम उनके पास बैठा था, तो कहा नहीं यही चलेगा। तो मैंने कहा हेमंता के पास मेजॉरिटी, इनके पास 7 है, उनके पास 45 है, वो भाग जाएगा। कहा भागने दो, मैं नॉर्थ ईस्ट का वो इंचार्ज है, तो फिर क्या हुआ, तो भागना है तो भाग गया। तो आज क्यों रो रहे हैं? उसने पूरे 8 स्टेट ली नॉर्थ ईस्ट की, जिनका वो इंचार्ज था, तो फिर भी कहते हैं कि कांग्रेस का भला काम कर रहे हैं। कांग्रेस से भला काम कर रहे हैं कि मोदी साहब का काम कर रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ क्या हुआ? वो तो मुख्यमंत्री थे। वो भी है, वो भी इसमें लिखा है, और वो भी वर्किंग कमेटी में उठाया मैं। अब पूरी वर्किंग कमेटी की बताऊंगा नहीं, थोड़ा बताऊंगा। थोड़ा ही बता दीजिए, लेकिन सच बता दीजिए। सच नहीं, मैं तो सच के, मैं तो गांधीवादी हूं उस मामले में, सच के मामले में। मैंने वर्किंग कमेटी उसके बाद बेड़ा गर्क होने के बाद जब बुलाई, तो मैंने बताया सबसे पहले ये उस मुजरिम को पेश करो जिसने ये पंजाब डुबो दिया। 4 महीने पहले इलेक्शन से कौन बेवकूफ आदमी चीफ मिनिस्टर को चेंज करता है? हमें तो 6ठी क्लास में गांव में पढ़ाया था, मिड स्ट्रीम घोड़े नहीं बदलते। मिड स्ट्रीम घोड़े बदले गए तो बह जाओगे। वो एक घोड़ा बड़ा अच्छा आ गया था ना, नवजोत सिंह सिद्धू। हाँ, ये वाकई है, इतना बड़ा घोड़ा मैंने देखा नहीं जो पैसेंजर को लेके खुद ही डूब जाए। मैंने आज तक हिंदुस्तान के 138 साल के न पढ़ा है और 50 साल से देखा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट नवजोत सिद्धू इलेक्शन तकरीरों में कहता है ये जो चीफ मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, या आपसे प्रॉमिस जो कर रहा है गलत कर रहा है, क्योंकि जिसने जीत के ही नहीं आना, ये चोर है। इतना ही नहीं, उनकी बेटी भी इलेक्शन कैंपेन कर रही है पार्टी की कि हमारा चीफ मिनिस्टर चोर है। तो कौन गधा वोट देगा उस पार्टी को, जिसका पार्टी प्रेसिडेंट वो और उसकी बेटी प्रचार करे कि हमारा चीफ मिनिस्टर चोर है, हमारी पार्टी का चीफ मिनिस्टर चोर है? तो वोट क्यों लोग देते? तो जिसको सिलेक्शन करने वाला ऐसे प्रेसिडेंट आदमी का, वो बीजेपी की मदद कर रहा है कि मैं कर रहा हूं? वो मोदी जी की मदद कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। अब सुना है कि राजस्थान में बगावत होने वाले सचिन पायलट काफी वक्त से उबल रहे हैं। अब देखें, मैं तो चाहता हूं कांग्रेस जिंदा रहे, लेकिन कैप्टन खुद ही चाहता है शिप डूब जाए, तो मैं कैसे बचाऊं? कैप्टन चाहता है कि जल्दी और जहां ज्यादा टर्बुलेंट है उसमें ले जाओ, यहां डूब नहीं रहा कम वक्त। अभी आधा 90% डूबा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ नजर आ रहा है, उधर टर्बुलेंट पानी में ले जाओ, जल्दी डूब जाए। एक शायर ने कहा ना कि मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो भी तो पानी था, ये तो रेत में डूब रहा है।
आजाद साहब वो कहते हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, तो कभी आप भी जाएंगे उस दुकान के ऊपर? हमारी आदत शुरू से बचपन से खुद कमाने की है, दूसरों को खिलाने की, कमा के। हम किसी का हराम का नहीं खाते, किसी का भीख मांग के नहीं खाते। वो भीख मांग के खाते हैं, तारीफ करो, जूता पॉलिश करो और दे दो पोजीशन, और हमारा विरोध करो, मोदी का विरोध करो। हमारे विरोध और मोदी से विरोध में पावर में आ जाते हैं, तो गॉड ब्लेस देम, आई विश देम वेल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।